वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 से जो आपकी पोल साइंस की बुक नंबर 2 है इंडिया वाली, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है, तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखें। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन एनी टू कॉजेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 एंड एनालाइज इट्स एनी फोर मेजर कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमें कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं पार्टीशन के। सो आप सभी को पता है कि मुस्लिम लीग ने यहाँ पे बताया था कि टू नेशन थ्योरी बताई थी, जिसमें बताया गया कि जो इंडिया है वो किसी एक रिलीजन वाले लोगों का देश नहीं है, बल्कि वो क्या है, दो रिलीजन वाले मतलब अलग अलग लोगों का देश है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स का। सो दैट्स व्हाई मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान एज अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। तो ये सब बातें चल रही थी। सो द टू मेन कॉजेज ऑफ पार्टीशन इन 1947 ये थे। सबसे पहला कॉज है पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग को लगता था सारा फायदा कांग्रेस ले जाएगी, क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में थे और कांग्रेस जो है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था सभी का। तो ऐसे में मुस्लिम लीग और इसके बीच में कंपटीशन चल रहा था। तो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग को यही लगता है कि हमें एक अलग देश की डिमांड करनी चाहिए, एक अलग नेशन की डिमांड करनी चाहिए पाकिस्तान की तरह। सो सेकंड है यहाँ पे द रोल ऑफ ब्रिटिशर्स इन डिवाइडिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बाय देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया, जिससे उन्होंने क्या किया, हिंदूज एंड मुस्लिम को डिवाइड किया। सो ये भी एक पार्टीशन का रीजन बना। सो ये दो कॉमन से कुछ रीजन थे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इनको आप एक्सप्लेन करके अच्छे से बता सकते हो। एक तो प्रोविंसेस का डिवीजन हो गया था। ठीक है, जैसे कि बंगाल का डिवीजन हुआ, पंजाब का डिवीजन हुआ। ठीक है, बंगाल का जो डिवीजन था उसके बाद ईस्टर्न पाकिस्तान बना। पंजाब का जो डिवीजन हुआ वहां से वो कुछ पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान को चला गया। और उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज दोनों तरफ थी। कुछ हिंदू पाकिस्तान में रह गए और बहुत सारे मुसलमान इंडिया में भी रह गए। सो ऐसे में ये एक्सप्लॉइटेशन दोनों तरफ से हो रहा था माइनॉरिटीज का। प्रॉब्लम विद विमेन, देखो भाई विमेन के साथ बहुत बुरे बुरे जो है मतलब काम किए जा रहे थे, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, ये सब बहुत कॉमन हो गया था उस टाइम पे। तो ये प्रॉब्लम्स थी। एंड चिल्ड्रन के साथ भी बहुत दिक्कत थी। और रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, जो लोग इंडिया में रह गए, ठीक है, जिनको पाकिस्तान जाना था पर जा नहीं पा रहे थे, तो वो रिफ्यूजी बन के इंडिया में रह गए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रिफ्यूजी बन के रह गए, लेकिन ज्यादा दिक्कत जो है वो इंडिया को आई। और ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। भाई रातों रात अगर मान लो कोई पाकिस्तान रहता है, उसको कोई कह रहा है कि भाई तुम यहां से खाली करके इंडिया चले जाओ, अभी ये पाकिस्तान अलग कंट्री है, आप जहां इतने सालों से रहे हो, और आपको कोई नेक्स्ट मॉर्निंग आके कहता है कि इसको खाली करो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सो ये ट्रांसफर जो हो रहा था ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन चैलेंजेस दैट वर फेस्ड बाय इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद तीन मेजर चैलेंजेस थे जो इंडिया ने फेस किए। सबसे पहला चैलेंज था द चैलेंज ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंडिया वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू एनी कॉन्टिनेंट इन इट्स साइज। ओके, डाइवर्सिटी बहुत थी, डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर्स थे, रिलीजन थे अलग अलग, कैसे उनको यूनाइट करके रखना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री रूल इज अडॉप्टेड इन इंडिया एंड फंडामेंटल राइट्स एंड वोटिंग राइट्स गिवन टू एवरी सिटीजन एज पर अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो डेमोक्रेसी को लाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वोटिंग नहीं आती थी। पर धीरे धीरे हम आज की डेट में वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेसी बन चुके हैं। फिर है डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। हमें पूरी सोसाइटी को इक्वल समझ के डेवलपमेंट करना था, ना कि सिर्फ सम ऑफ द सेक्शंस, हमें ईच एंड एवरी सेक्शन का डेवलपमेंट करना था। एंड जो सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स थे उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया, SC ST OBC, बाद में भी बहुत सारे मतलब ऐसे EWS। सो ये लगातार चल ही रहा है जो प्रोटेक्शन दिया जाता है। सो ये कुछ चैलेंजेस थे जो इंडिया ने फेस किए जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। फिर आता है एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, लगभग 565। इन सभी को इंडिया में मिलाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सरदार पटेल ने ये बहुत ही बड़ा काम किया।
वो कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे वो इंडिया के, एंड ये एक बहुत ही मेजर लीडर बनकर उभरे आफ्टर खेड़ा सत्याग्रह एंड बारडोली सत्याग्रह. सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज अ बिग चैलेंज. अगर ये इंटीग्रेशन नहीं होता तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको भाई हैदराबाद से राजस्थान जाने में भी आपको पासपोर्ट चाहिए होता, अगर ऐसा ना होता यूनिफिकेशन इंडिया का. So, under such difficult times, Sardar Patel undertook the daunting task of uniting all 565 princely states of India. 565 स्टेट्स को मिलाया इंडिया के अंदर, और इसीलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं. सो यहाँ पे क्या है कि पटेल्स अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया वाज वेरी क्लियर. He was not in favor of any compromise with the territorial integrity of India. वो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है. By his political experience, diplomatic prowess and foresightedness, out of India's 565 princely states, many had already given their consent to merge with India even before achieving independence. आज़ादी के पहले ही बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने ये कह दिया था कि हम इंडिया के साथ ही आगे जाकर मर्ज हो जाएंगे. फिर क्या है? सरदार पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 स्टेट्स. तीन ऐसे स्टेट्स थे जहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इंडिया को, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर. ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इनको मर्ज करने में. इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडियन फोर्सेस कंपेल्ड हैदराबाद एंड जूनागढ़ टू मर्ज विद इंडिया. इंडिया की फोर्सेस ने, ठीक है, सरदार पटेल की लीडरशिप में हैदराबाद और जूनागढ़ को मर्ज किया इंडिया में. कीपिंग वेल वर्स्ड विद पाकिस्तान्स इंटेंशंस फ्रॉम जिन्नास डिविसिव टू नेशन थ्योरी, Sardar Patel's opinion on Kashmir was different from other leaders. Like Hyderabad, he also wanted Kashmir's integration with India through military. पटेल जी चाहते थे कि जैसे बाकी हमने स्टेट्स को मिलाया है मिलिट्री से, वैसे ही मिलिट्री का यूज पाकिस्तान जो है मतलब जैसे कर रहा है, हमें भी क्या करना चाहिए, कश्मीर के अंदर मिलिट्री यूज करनी चाहिए. सो क्या हुआ? बट ड्यू टू वेरियस रीजन सरदार कुड नॉट सक्सीड इन इंटीग्रेटिंग कश्मीर फुली विद इंडिया. पर सरदार पटेल जी नहीं कर पा रहे थे कश्मीर को इंडिया में. सो हाउएवर सरदार पटेल जी विल ऑलवेज रिमेन एज एन astounding leader who combined in himself the features of the nationalist, catalyst and realist popularity characterized as NCR in इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री. इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनको हमेशा जाना जाएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया को हमेशा जाना जाएगा. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सभी ने देखा ही होगा, सबसे टॉलेस्ट है. सो यही था. हु वॉज पोटी श्री रामुलू? वट वॉज द आउटकम ऑफ हिज इनडेफिनेट फास्ट? पोटी श्री रामुलू एक गांधीयन फॉलोवर थे जिन्होंने गांधी जी के साथ साल्ट सत्याग्रह में भी उनको फॉलो किया था. ही अंडरटुक अ फास्ट अनटू डेथ. उन्होंने एक फास्ट भी किया क्योंकि वो एक डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट की, आंध्र प्रदेश नाम से. सो द आउटकम, उस भाई इसका क्या आउटकम निकला कि उनकी डेथ हो गई 15 दिसंबर 1952 में. लोगों में बवाल मच गया और नेहरू जी को ये बात माननी पड़ी जो इनकी मांगी थी. How did the state of Hyderabad became a part of the Indian Union after partition? हैदराबाद कैसे हमारा एक पार्ट बना? So most of the princely states people wanted to join Indian Union. ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट जो थे वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे. In the backdrop of partition, the issue of demarcation of various areas was gaining momentum, and in such a situation, the question of territorial unity and integrity of the country had become the most important. The consent form is called instrument of accession. जो एक डॉक्यूमेंट होता था जिसपे साइन करवाया जाता था कि भाई साइन करने के बाद ये स्टेट जो है अब इंडिया में मर्ज हो जाएगा, उसको हम कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव टू बी स्लाइटली मोर एफर्टफुल. जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर में बहुत एफर्ट लगे इंडिया के. और हुआ क्या? हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, सबसे बड़ा यही था. ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इसी में आता था. निजाम साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस. ये चाहता था कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ. मैनी मूवमेंट्स टुक प्लेस इन हैदराबाद. बहुत बारी हैदराबाद के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स भी होते थे. सो अब होता क्या है, मूवमेंट्स चल रही थी, ठीक है. जो पीजेंट्स होते थे, गरीब लोग होते थे, उनको बहुत ऑप्रेस किया जा रहा था.
निजाम सेंट हिज पैरामिलिट्री फोर्स। देखो जो निजाम होता था वो वहां का रूलर होता था हैदराबाद का, सो उसकी जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसको रजाकार कहा जाता था। सो रजाकार जो होते थे वो मर्डर करते थे, रेप करते थे, लूट मचाते थे भाई नॉन मुस्लिम्स के ऊपर वहां पे। सो देयर फोर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इंडिया की उन्होंने आर्मी को ऑर्डर दिया कि इस सिचुएशन को टैकल करो। सो ऑन 13 सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मार्च्ड इन हैदराबाद, इंडियन आर्मी हैदराबाद में जाती है। एंड ऑन द 17 सितंबर 1948 हैदराबाद सरेंडर्ड, और हैदराबाद सरेंडर कर देता है और इस तरीके से हैदराबाद का एक्सेशन होता है। फिर है हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन। कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ये आपको बताना है। सो द प्रोविंसेस विच वर फॉर्म्ड, ठीक है, सो द प्रोविंसेस विच वर फॉर्म्ड एट द टाइम वॉज अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। जो पहले के प्रोविंसेस थे इंडिया में वो ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको बनाया था। बट इन इंडिपेंडेंट इंडिया देयर वॉज अ डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सिमिलैरिटी। लेकिन अब डिमांड ऐसी आ रही थी कि जो नए स्टेट्स को बनाना है वो लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटी पर बनाओ। जहां पे मान लो तमिल बोली जाती है वो तमिलनाडु हो, पंजाबी बोली जाती है तो पंजाब हो, राजस्थानी बोली जाती है तो राजस्थान हो। ऐसा ही लिंग्विस्टिक, ठीक है, लैंग्वेज जहां पे जो बोलती है सिमिलैरिटी वाले लोग जो हैं वहां पे उनका स्टेट बनाओ। The political issue of formation of provinces on the basis of language was first included in Nagpur session of Congress in 1920। 1920 का जो कांग्रेस सेशन था नागपुर का, वहां पे भी ये बात आई थी कि ऐसा होना चाहिए। Telugu speaking people demanded that a new state of Andhra Pradesh be carved out of the Telugu speaking areas of Madras province। मद्रास प्रोविंस में से आंध्र प्रदेश नाम से अलग एक स्टेट बनाओ, ये तेलुगु जो बोलने वाले लोग थे उन्होंने बोला। ड्यूरिंग द एगिटेशन पोटी श्रीरामुलु जो कि एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे, एक गांधीयन फॉलोवर थे, ये हंगर स्ट्राइक में इनकी डेथ हो जाती है। लगभग 56 डे तक इन्होंने ये स्ट्राइक करी। ड्यू टू दिस इन दिसंबर 1952 प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड अ सेपरेट स्टेट। प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आंध्र प्रदेश नाम से एक सेपरेट स्टेट होगा। सो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे जिसको बनाया गया। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या थी? 1953 में द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी को बनाया गया। एंड इसके जो हेड होते थे वो फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। सो रिकमेंडेशन क्या थी इस कमीशन की? सबसे पहली, एंड द 3 स्टेट सिस्टम, ठीक है, 3 स्टेट सिस्टम को खत्म करो। नंबर 2, बेरिंग ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर। द रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज शुड बी मर्ज्ड विद देयर इमीडिएट स्टेट्स। ये कहते हैं कि सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए, बाकी सबको स्टेट में मिला दो। तीसरा, स्टेट शुड डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन देयर। स्टेट को पता होना चाहिए कि वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। द कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन 1955। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में जो है प्रेजेंट करी। एंड बेस्ड ऑन दिस द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। 1956 के अंदर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास होता है पार्लियामेंट में, और फिर हमारे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं। सो इस तरीके से ये बना, ठीक है, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। एंड महाभारत और सॉरी महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये न्यू स्टेट्स बने 1956 के बाद। गुजरात जो है वो बॉम्बे से निकला। हरियाणा जो है वो पंजाब से आपका आया, हरियाणा वॉज फॉर्म्ड आउट फ्रॉम पंजाब। हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड आउट फ्रॉम पंजाब। त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल वर क्रिएटेड फ्रॉम आसाम, ठीक है, एंड उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, एंड झारखंड फ्रॉम बिहार। सो इस तरीके से ये जो है ये ईयर 2000 में ये सब हुआ, ठीक है। और मतलब ये सारे काम मतलब हो चुके थे भाई 2000 तक। सो इस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।